Hello dear students, welcome back to my YouTube channel Exam 8 Made Easy with Sanjeev। Dear students, आज हम देखेंगे प्रीवियस ईयर जैक क्वेश्चन पेपर इंग्लिश स्कोर का जो कि 2023 का क्वेश्चन पेपर है। और इस क्वेश्चन पेपर के अंदर जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स होंगे, जितने भी इम्पोर्टेंट बुलेट पॉइंट्स के थ्रू मैं चीज़ों को समझा सकूं, मैं समझाने की कोशिश करूंगा। आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव से, आपके रिवीजन के पर्सपेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देख लेते हैं। नोटिसेस इन स्कूल्स एंड कॉलेजेस कंटेन सर्टेन अनाउंसमेंट फॉर। अब ये पूछा जा रहा है कि नोटिस जो स्कूल्स एंड कॉलेजेस से निकलती हैं, जो अनाउंसमेंट होता है नोटिस के थ्रू, खास करके हॉलीडेज के लिए, स्पेशल इवेंट्स के लिए, जैसे एनुअल फंक्शंस वगैरह होते हैं, तो वो किसके लिए होता है, उसका जो टारगेट है अनाउंसमेंट नोटिस का, वो किसके लिए होता है। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। आपके ऑप्शन है प्रिंसिपल, ऑप्शन दूसरा है हेडमास्टर, ऑप्शन तीसरा है स्टूडेंट्स एंड ऑप्शन फोर्थ है पियोन। तो यहाँ पे नोटिस, और खास करके स्कूल एंड कॉलेजेस की जो नोटिसेस होती हैं, वो उनका टारगेट होते हैं स्टूडेंट्स, यानी कि स्टूडेंट्स को बताने के लिए नोटिस जो है कॉलेज और स्कूल में पब्लिश की जाती है। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन 3। क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। नोटिस इश्यूड बाय गवर्नमेंट जनरली अपीयर्स इन। अब ये नोटिस से दो क्वेश्चंस आ रहे हैं बैक टू बैक। तो आपके ऑप्शन है न्यूज़पेपर्स, ऑप्शन 2 है बुक्स, और ऑप्शन 3 है स्कूल नोटिस बोर्ड, एंड ऑप्शन 4 है कोर्ट नोटिस बोर्ड्स। तो जाहिर सी बात है, अगर नोटिस जो है गवर्नमेंट के लिए निकल रही है तो उसको हम बेसिकली कहाँ देख सकते हैं, न्यूज़पेपर। यानी आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, या फर्स्ट ऑप्शन जो है न्यूज़पेपर्स में हम जो है गवर्नमेंट के नोटिस को देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है लेटर्स टू द एडिटर आर रिटन फॉर। अब ये पूछा जा रहा लेटर्स टू द एडिटर जो है किसके लिए लिखा जाता है, या आपके ऑप्शन है न्यूज़पेपर, ऑप्शन 2 है स्कूल, ऑप्शन 3 है कॉलेज, एंड ऑप्शन 4 है क्लब। तो लेटर्स टू द एडिटर आर रिटन फॉर न्यूज़पेपर, वो न्यूज़पेपर के लिए लिखा जाता है। तो आपका ऑप्शन ए राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। ए फॉर्मल लेटर स्टार्ट्स विद। अब यहाँ फॉर्मल लेटर और इनफॉर्मल लेटर के बारे में अगर आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं तो उसको आप समझ सकते हैं कि फॉर्मल लेटर जो है बेसिकली ऑफिस और डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के लिए लिखा जाता है, जैसे बिजली विभाग है, जल विभाग है, स्कूल एंड कॉलेजेस हैं, तो वहाँ पे हम फॉर्मल लेटर लिखते हैं। यानी हम जिनको नहीं पहचानते हैं, जिनसे हम बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं होते हैं, तो उनके लिए हम फॉर्मल लेटर लिखते हैं। इनफॉर्मल लेटर क्या होता है, जब हम जिनसे, जो हमारे रिलेटिव्स हैं, जिनको हम बहुत अच्छे से जानते हैं, फ्रेंड्स हैं, तो उनको हम इनफॉर्मल लेटर लिखते हैं। तो यहाँ पे फॉर्मल और इनफॉर्मल लेटर के बारे में जो बेसिक डिफरेंस है वो आपको जानना चाहिए। यहाँ बोला जा रहा है ए फॉर्मल लेटर स्टार्ट्स विद। अब ये किससे शुरू होता है, उसकी शुरुआत जो होती है फॉर्मल लेटर की किससे होती है। आपके ऑप्शन है डेट, ऑप्शन 2 है सेंडर्स एड्रेस, ऑप्शन 3 है रिसीवर्स एड्रेस, एंड ऑप्शन 4 है सब्जेक्ट। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा 2, यानी कि सेंडर्स एड्रेस आपके शुरुआत होती है फॉर्मल लेटर की। नंबर 5 देख लेते हैं क्या है। वी शुड नॉट इंक्लूड फिल इन द ब्लैंक्स है इन रिपोर्ट राइटिंग। अब रिपोर्ट राइटिंग की बात हो रही है, तो रिपोर्ट राइटिंग जाहिर सी बात है किसी इंसिडेंट या किसी फेस्टिवल्स या किसी बड़े ओकेजन में जब हम जाते हैं एज ए रिपोर्टर, तो हम रिपोर्ट राइटिंग लिखते हैं। तो रिपोर्ट राइटिंग में बेसिकली ये पूछा जा रहा है वी शुड नॉट इंक्लूड, यानी कि रिपोर्ट राइटिंग में हम क्या इंक्लूड नहीं करते हैं। आपके ऑप्शन है पर्सनल कमेंट्स, सेकंड ऑप्शन है डेटा कलेक्टेड, एंड थर्ड ऑप्शन है इंफॉर्मेशन बाय विटनेस, एंड फोर्थ ऑप्शन है नन ऑफ दीज। तो जाहिर सी बात है रिपोर्ट राइटिंग में हमें क्या इंक्लूड नहीं करना चाहिए, तो वो है आपका राइट आंसर ए, यानी फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट आंसर है। पर्सनल कमेंट हमें नहीं करने चाहिए, क्योंकि वहां पे आप जो हैं बायस्ड हो सकते हैं, यानी कि उसका इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट्स है रिपोर्ट राइटिंग का। जब आप डेटा कलेक्ट करते हैं तभी आप रिपोर्ट लिख सकते हैं किसी भी इंसिडेंट पे, किसी भी ओकेजन्स पे। इन्फॉर्मेशन बाय विटनेस, आपको विटनेस की जरूरत होती है, क्योंकि अगर मान लीजिए कहीं एक्सीडेंट हुआ और आप वहाँ लेट पहुंचते हैं, तो आपको जो इन्फॉर्मेशन या जो डेटा मिलेगा वो किससे मिलेगा, लोगों से मिलेगा, यानी जो इंसिडेंट को देखे हैं या वहाँ पे मौजूद थे। तो ये इंपॉर्टेंट होता है, न कि पर्सनल कमेंट। क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं क्या है। विच वन इज ए कॉम्पोनेंट ऑफ आर्टिकल राइटिंग। फिर आर्टिकल राइटिंग से क्वेश्चन बनता है, कह रहे हैं कि विच वन इज ए कॉम्पोनेंट ऑफ आर्टिकल राइटिंग। कॉम्पोनेंट मतलब होता है पार्ट, कौन सा इसमें से आर्टिकल राइटिंग का पार्ट है। तो ऑप्शन 1 है ग्रीटिंग द ऑडियंस, ऑप्शन 2 है सैल्यूटेशन, एंड ऑप्शन 3 है हेडिंग
डैश या ऑब्लिक टाइटल, एंड ऑप्शन फोर्थ है थैंकिंग दी ऑडियंस। तो आपको पूछा जा रहा है कौन सा पार्ट है, तो आपका राइट आंसर होगा थर्ड, यानी हेडिंग एंड आर्टिकल जो है वो आर्टिकल राइटिंग का, सॉरी हेडिंग एंड टाइटल जो है आर्टिकल राइटिंग का पार्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 7 to 9 जो है ये पैसेज से है, यानी रीड द गिवन एक्सट्रैक्ट। अब यहाँ पे इस तरह के क्वेश्चंस भी आते हैं आपके एग्जाम्स में कि रीड द गिवन एक्सट्रैक्ट एंड आंसर द क्वेश्चंस। अब क्या करना है कि इसको, ये जो एक्सट्रैक्ट या पोएम का जो स्टैंजा दिया हुआ है इसको आपको पढ़ना है, इसमें फाइंड आउट करना है कि किस पोएट की ये लाइन्स हैं या इसमें क्या क्वेश्चंस बनते हैं, उसको हमें इससे आंसर निकालना है। तो यहाँ बताया जा रहा है कि फिशरमैन इन द कोल्ड सी वुड नॉट हार्म whales and the man gathering salt would look at his hurt hands। तो आपने ये 3 या 4 लाइनें जो पढ़ी हैं, अब इससे रिलेटेड जो है 7 to 9 क्वेश्चंस हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है कि हु इज द पोएट ऑफ द गिवन एक्सट्रैक्ट, या पोएम का ये जो दिया गया है इसका जो पोएट है यानी कवि है वो कौन है। तो आपके ऑप्शन है पैब्लो नेरुदा, सेकंड ऑप्शन है स्टीफन स्पेंडर, थर्ड ऑप्शन है कमला दास एंड फोर्थ ऑप्शन है रॉबर्ट फ्रॉस्ट। तो ये पोएम जो है ये लिखी गई है पैब्लो नेरुदा के द्वारा और इस पोएम का नाम है कीपिंग क्वाइट। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, व्हाट डज द पोएट एक्सपेक्ट द फिशरमैन टू डू। अब ये इसमें इस पर्टिकुलर पोएम में पोएट क्या एक्सपेक्ट करता है फिशरमैन से, यानी क्या उम्मीद लगाता है फिशरमैन से कि वो क्या करेगा। आपके ऑप्शन है नॉट टू हार्म द वेल्स, ऑप्शन सेकंड है नॉट टू गो इन द सी, एंड ऑप्शन थर्ड है टू बी स्टिल, एंड ऑप्शन फोर्थ है टू कैच द स्मॉल फिशेस। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए या ऑप्शन 1, नॉट टू हार्म द वेल्स। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, द मैन गैदरिंग सॉल्ट वुड लुक एट हिज। अब यहाँ पे वुड लुक एट हिज हर्ट हैंड्स, जाहिर सी बात है, तो यहाँ पे है ऑलरेडी हम इसको देख सकते हैं कि आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकेंड, यानी कि हर्ट हैंड्स। तो क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं क्या है, द पर्सन इन द कार बिसाइड द पर्सन इन द कार बिसाइड द पोएटेस वॉज। अब ये क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है कि जो कार में बगल में बैठी थी पोएटेस के वो कौन थी। तो आपके ऑप्शन है हर आंट, ऑप्शन सेकंड है हर नीस, एंड ऑप्शन थर्ड हर अंकल, एंड ऑप्शन फोर्थ है हर मदर। तो इसका राइट आंसर होगा हर मदर। अब ये सवाल जो है अगर आप देखते हैं, अगर आप चैप्टर्स को अच्छे से पढ़े हैं, पोएम को अच्छे से पढ़े हैं, तो आपको ये पता चल जाएगा कि जैसे ही कार और पोएटेस की बात आ रही है तो ये हमारा कमला दास के द्वारा लिखी जो पोएम है जिसका नाम है माई मदर एट 66, उससे ये क्वेश्चन बनाया गया है। काइंड ऑफ लुक डू द फेसेस एंड हेयर्स ऑफ द चिल्ड्रन गिव। अब ये पूछा जा रहा है कि किस तरह के फेसेस और बच्चों के थे और उनके बाल कैसे थे। अब ये ऑप्शन क्या है, रिच एंड ब्यूटीफुल फेसेस, क्या वो बहुत अमीर दिख रहे थे और बहुत सुंदर चेहरे थे उनके। सेकंड ऑप्शन है ब्राइट एंड नीट फेसेस, बहुत साफ सुथरे उनके चेहरे थे। और थर्ड ऑप्शन है हेल्दी अपीयरेंस, यानी वो दिखने में बहुत हेल्दी दिख रहे थे यानी लग रहे थे। एंड फोर्थ ऑप्शन है पेल फेसेस स्कैटर्ड एंड अनडन हेयर, यानी कि चेहरा एकदम से गिरा हुआ था, स्कैटर्ड थे बाल, अनडन हेयर का मतलब है बाल को सही से उन्होंने कॉम नहीं किया था। कि यहाँ पे 11th नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर है 4, यानी पेल फेसेस स्कैटर्ड एंड अनडन हेयर। क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है व्हाट मेक्स फॉर इटसेल्फ कूलिंग कन्वर्ट अगेंस्ट द हॉट सीजन। अब यहाँ पे पूछा जा रहा है कि क्या इसमें से जो चीजों को हॉट सीजन में उसको कन्वर्ट करता है कूलिंग में, यानी कि सीजन के रिगार्डिंग जो है क्वेश्चंस जो बन रहे हैं। इसमें क्या है, द सी, द डैफोडिल्स, द मस्क रोजेस एंड द क्लियर रील्स। अब व्हाट मेक्स फॉर इटसेल्फ अ कूलिंग कन्वर्ट अगेंस्ट द हॉट सीजन की बात हो रही है, तो इसका मतलब है कि जब गर्मियां रहती हैं तो क्या कन्वर्ट करता है गर्मियों को ठंडी में। तो इसके लिए जो आपका राइट आंसर होगा इसमें आपका चौथा राइट आंसर होगा द क्लियर रील्स। रील्स क्या होती हैं, छोटे नदियां कह सकते हैं आप उसको। तो ये जो हैं गिरने वाले जो पानी है, झरने हैं, जिससे कि आसपास का जो इन्वायरमेंट होता है काफी कूल हो जाता है, इसकी यहाँ पे बात की जा रही है। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, व्हाई वाज रोड साइड स्टैंड बिल्ड। अब यहाँ पूछा जा रहा है रोड साइड स्टैंड जो है क्यों बनाया गया था, ये आपका क्वेश्चन है। एंड ऑप्शन 1 है सो दैट पीपल कैन वेट देयर, ताकि लोग वहां इंतजार कर सकें। टू मेक इट अ बस स्टॉप, यानी एक बस स्टॉप की तरह जगह बनाई जा सके। टू अर्न मनी, क्वेश्चन नंबर सॉरी ऑप्शन थर्ड है। एंड ऑप्शन फोर्थ है टू हेल्प द ट्रैवलर्स, ताकि ट्रैवलर्स जो आने जाने वाले हैं उनको हम हेल्प कर सकें। तो क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर होगा टू अर्न मनी, यानी कि जिससे कि वो पैसा कमा सकें। तो क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है, व्हाट इज आंट जेनिफर डूइंग विद द वूल। अब यहाँ पे ये क्वेश्चन
डायरेक्ट क्वेश्चन है, जाहिर सी बात है, आंट जेनिफर टाइगर पोएम से लिया गया है। यहाँ पे पूछा जा रहा आंट जेनिफर क्या बना रही थी वूल से, यानी कि ऊन से। वूल का मतलब है ऊन, जिसमें हम स्वेटर वगैरह बुनते हैं ठंडियों के लिए। तो यहाँ पे ऑप्शन है सी इज एम्ब्रॉयडरिंग अ वॉल पैनल। सेकंड ऑप्शन है सी इज निटिंग अ स्कार्फ, यानी कि निटिंग करना मतलब होता है बुनाई करना, स्कार्फ का मतलब है जो कान में पहनने के लिए। थर्ड ऑप्शन है सी इज मेकिंग अ बॉल ऑफ वूल, यानी वो एक तरह से गोले बना रही थी वूल के। एंड फोर्थ ऑप्शन है सी इज निटिंग अ स्वेटर, वो स्वेटर बुन रही थी। तो आपका राइट आंसर होगा सी इज एम्ब्रॉयडरिंग ए वॉल पैनल, यानी ऑप्शन फर्स्ट जो है राइट आंसर होगा इसका। ईयर्स डिड एम हैमल सर्व द स्कूल। अब ये क्वेश्चन जो है डायरेक्ट जाहिर सी बात है लिया गया है द लास्ट लेसन से, और बहुत ही प्यारा चैप्टर है जिसमें पढ़ के हम जो है काफ़ी इंस्पायर्ड भी हो सकते हैं, जिसमें नेशनलिज्म, मदर टंग की बात की गई है। तो यहाँ पे एम हैमल की बात हो रही है जो कि एक फ्रेंच टीचर थे, और ये पूछा जा रहा है वो कितने साल स्कूल में सर्व किए, यानी कितने साल वो सेवा दिए। आपके ऑप्शन है 20 ईयर्स, सेकेंड ऑप्शन है 35 ईयर्स, थर्ड ऑप्शन है 30 ईयर्स, एंड फोर्थ ऑप्शन है 40 ईयर्स। तो एम हैमल जो है अब उन्होंने स्कूल में 40 साल पढ़ाए, यानी आपके ऑप्शन चौथा जो है राइट आंसर होगा कि उन्होंने 40 साल जो है फ्रेंच स्कूल में पढ़ाया। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है, व्हाट डिड हैमल से अबाउट फ्रेंच लैंग्वेज इन द लास्ट लेसन। अब ये लास्ट लेसन से अगेन एक क्वेश्चन आ गया है, इसमें कह रहे हैं कि हैमल जो है फ्रेंच लैंग्वेज को क्या कहते हैं, या फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में ऐसा क्या कहते हैं। तो ऑप्शन है आपका है मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज वो कहते हैं, ऑप्शन सेकंड है क्लियरेस्ट लैंग्वेज कहते हैं, एकदम साफ सुथरी भाषा है, एंड ऑप्शन थर्ड है लॉजिकल लैंग्वेज, जिसमें काफी लॉजिक होगा, नेट वैलिड पॉइंट्स की बात करते हैं, एंड ऑप्शन फोर्थ है ऑल ऑफ दीज, क्या सारी चीजों को वो फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में ऐसा कहते हैं। तो आपका राइट आंसर होगा फर्स्ट, यानी मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज, यानी एम हैमल जो है फ्रेंच लैंग्वेज को सबसे अच्छी यानी दुनिया की सबसे सुंदर भाषा कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 देख लेते हैं क्या है, वेयर हैज द साहब एंड हिज फैमिली कम फ्रॉम। अब यहाँ पे साहब एंड फैमिली की बात हो रही है, तो जाहिर सी बात है दिमाग में आ जाना चाहिए लॉस्ट स्प्रिंग की बात हो रही है, चैप्टर लॉस्ट स्प्रिंग की बात हो रही है, जिसमें वो कहते हैं कि साहब और उसकी पूरी फैमिली कहाँ से आई थी, वो कौन सा प्लेस था। तो ऑप्शन फर्स्ट है ढाका, ऑप्शन सेकंड है दिल्ली, ऑप्शन थर्ड है लाहौर, एंड ऑप्शन फोर्थ है नेपाल। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन वन, यानी ढाका। साहब और उसकी पूरी फैमिली जो है बांग्लादेश के ढाका से आई थी। क्वेश्चन नंबर 18 देख लेते हैं क्या है, विच सिटी इज फेमस फॉर ग्लास बैंगल्स। अब इसमें पूछा जा रहा है कि कौन सा शहर जो है ग्लास बैंगल्स, यानी जो चूड़ियां, बैंगल्स मतलब होता है चूड़ियां, तो ग्लास बैंगल्स यानी जो ग्लास के बैंगल्स बनती हैं शीशे की, वो उसके लिए कौन सी जगह फेमस है। तो ऑप्शन है ए पटना, दूसरा है जयपुर, तीसरा है फिरोजाबाद, एंड चौथा है रांची। बल्कि अगर आप पढ़े होंगे तो जाहिर सी बात है इसका राइट आंसर होगा फिरोजाबाद, यानी ऑप्शन तीसरा जो है राइट आंसर है कि फिरोजाबाद बैंगल्स के लिए जो है ग्लास बैंगल्स के लिए फेमस है। क्वेश्चन नंबर 19 देख लेते हैं, व्हाट डज मुकेश वांट टू बिकम। अब यहाँ पे मुकेश की बात हो रही है, जैसे इससे पहले साहब की बात हुई है, तो यहाँ पे मुकेश एक कैरेक्टर है, इसके बारे में पूछा जा रहा है कि वो क्या बनना चाहता है। तो आपके ऑप्शन है डॉक्टर, ऑप्शन सेकंड है एक्टर, ऑप्शन थर्ड है टीचर, एंड ऑप्शन फोर्थ है मोटर मैकेनिक। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन फोर, यानी मोटर मैकेनिक। मुकेश जो है उसका जो सबसे बड़ा एम है कि वो इंडिपेंडेंट होना चाहता है, और मोटर मैकेनिक बन के वो चीज़ों को अपने को सर्वाइव करना चाहता है, अपनी फैमिली के लिए कुछ करना चाहता है। 20 देख लेते हैं क्या है, अकॉर्डिंग टू द ऑथर व्हाट वाज गार्बेज फॉर द चिल्ड्रन। अगेन जो है लॉस्ट स्प्रिंग से क्वेश्चन आया है, और जैसे ही गार्बेज की बात होती है, जैसे ही मुकेश और साहब की बात होती है, तो कुछ पॉइंट्स आपको जो है चैप्टर से पकड़ने पड़ेंगे, जिससे कि आप पहचान सकें कि क्वेश्चन कहाँ से लिया गया है। अब यहाँ पूछा जा रहा है कि अकॉर्डिंग टू द ऑथर, यानी ऑथर के अनुसार गार्बेज जो है बच्चों के लिए क्या था। आपके ऑप्शन है मीन्स ऑफ एंटरटेनमेंट, क्या वो उससे खेलते थे, उनका वो जरिया था खेलने का, एंटरटेन होने का। और दूसरा ऑप्शन है मीन्स ऑफ टाइम पास, क्या वो टाइम पास करते थे गार्बेज से। तीसरा ऑप्शन है मीन्स ऑफ प्लेइंग, क्या उसके साथ वो खेलते थे, एंड चौथा ऑप्शन है ए वंडर, क्या उसे वो आश्चर्य मानते थे। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन फोर, अ वंडर, यानी कि बच्चों के लिए वो जो गार्बेज था, यानी जो रैग पिकर्स थे बच्चे, वो उनके लिए एक तरह से वंडर था। क्यों वंडर था, इसके पीछे का लॉजिक क्या है कि कभी कभी कूड़े को उठाते समय उनको कुछ पैसे मिल जाते थे, कभी कुछ शूज मिल जाते थे, कुछ ऐसी चीजें मिल जाती थी जो उनके लिए बहुत आश्चर्य होती थी और बहुत कठिन होता था उसको खरीद पाना, इसलिए उन्होंने गार्बेज को जो है उन्होंने वंडर कहा है। क्वेश्चन नंबर 21 देख लेते हैं, फॉर हाउ मेनी ईयर्स हैड द ऑथर टॉट इन हाई स्कूल याकीमा। याकीमा में ऑथर ने कितने साल पढ़ाया। यहाँ पे
आपके ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन है 2 इयर्स, सेकंड ऑप्शन है 4 इयर्स, थर्ड ऑप्शन है 3 इयर्स एंड फोर्थ ऑप्शन है 5 इयर्स। तो याकीमा स्कूल में ऑथर ने 5 इयर्स पढ़ा, यानी ऑप्शन फोर्थ राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 22 देख लेते हैं क्या है। इन द पैडलर्स व्यू द व्हाट डज द वर्ल्ड लुक लाइक। अब पैडलर के व्यू के हिसाब से वो दुनिया को कैसे देखता है। आपके ऑप्शन है रैट, ऑप्शन सेकंड है जंगल, क्या वो जंगल की तरह देखता है, ऑप्शन थर्ड है ए जिक्सॉ एंड ऑप्शन फोर्थ है ए रैट ट्रैप। तो पैडलर के व्यू के हिसाब से वो पूरी दुनिया को एक रैट ट्रैप समझता है, यानी ऑप्शन 4 जो है राइट आंसर है। पैडलर के हिसाब से दुनिया जो है एक रैट ट्रैप की तरह है, एक चूहेदानी की तरह है, जिसमें लोग फंसे रहते हैं और वो कहीं बाहर नहीं निकल पाते हैं। जैसे हमारे घरों में अगर कोई चूहा परेशान करता है तो हम क्या करते हैं, एक रैट ट्रैप लाते हैं और हम उसे कुछ लालच के लिए कुछ रोटी वगैरह डाल देते हैं ताकि वो आए और वो फंस जाए। तो फंसने के बाद वो करता क्या है, वो घूमता रहता है और उसमें थक जाता है और उसकी डेथ भी हो जाती है, अगर हम उसे छोड़ देते हैं तो बाहर जाता है। तो अल्टीमेटली पैडलर्स एक बहुत ही फिलोसफिकल बात कर रहा है, जिसमें वो कहता है कि दुनिया जो है एक्चुअली एक रैट ट्रैप है, हम फंसे हुए हैं। कोई अपने काम से फंसा है, कोई किसी जॉब से फंसा है, कोई बिजनेस में है तो बिजनेस में फंसा हुआ है, कोई टीचिंग कर रहा है तो टीचिंग में फंसा हुआ है। तो एक रैट ट्रैप है, हम इससे बाहर नहीं निकल पाते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 क्या है, हाउ मेनी डेलीगेट्स। डेलीगेट्स क्या होते हैं, जो प्रतिनिधि होते हैं, जिसमें बड़े बड़े जो इवेंट्स होते हैं, पॉलिटिकल इवेंट्स होते हैं या फिर ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, तो वो डेलीगेट्स कहलाते हैं किसी चीज को या देश को रिप्रेजेंट करने के लिए। तो पार्टिसिपेटेड इन द दिसंबर 1916 एनुअल कॉन्वेंशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस हेल्ड इन लखनऊ। अब यहाँ पे ये क्वेश्चन जो है इंडिगो से लिया गया है, जिसमें बताया गया है नेशनल कांग्रेस जो लखनऊ में हेल्ड हुआ था, यानी उसकी जो मीटिंग हुई थी उसमें कितने डेलीगेट्स गए थे। तो आपके ऑप्शन है 2101 डेलीगेट्स गए थे, ऑप्शन सेकंड है 2301 डेलीगेट्स गए थे, ऑप्शन थर्ड है 2401 डेलीगेट्स गए थे एंड ऑप्शन फोर्थ है 2501 डेलीगेट्स गए थे। तो क्वेश्चन नंबर 23 का राइट आंसर होगा सेकंड, यानी कि 2301 डेलीगेट्स जो हैं लखनऊ के कन्वेंशन में गए थे, जो कि 1916 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 24 देख लेते हैं क्या है। विच गेम डिड द पैडलर एंड द ओल्ड मैन प्ले। अब यहाँ पे पैडलर और एक कैरेक्टर है और ओल्ड मैन एक दूसरा कैरेक्टर है, ये दोनों एक गेम खेलते हैं, उस गेम का नाम क्या है। तो ऑप्शन एक है चेस, क्या वो चेस खेलते हैं, ऑप्शन सेकंड है म्योलिस एंड ऑप्शन थर्ड है लूडो एंड ऑप्शन फोर्थ है कैरम। तो ये चारों गेम के नाम हैं अलग अलग। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड, यानी कि म्योलिस। इसको म्योलिस पढ़ते हैं, जो एक स्वीडिश कार्ड गेम है, यानी कार्ड जो पत्ते होते हैं उसको खेलने का इसका नाम है, एक स्वीडिश कार्ड गेम का, जिसको हम म्योलिस कहते हैं। तो पैडलर और ओल्ड मैन जो है एक्चुअली म्योलिस खेलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 क्या है, पैनकेक वॉज द ब्रांड नेम ऑफ। यानी पैनकेक जो है एक्चुअली एक ब्रांड नेम पूछ रहा है, तो ये किसका ब्रांड नेम है। जैसे साबुन के अलग ब्रांड्स होते हैं, टूथपेस्ट के अलग ब्रांड होते हैं, तो हर चीज का अलग अलग ब्रांड नाम होता है। ऑप्शन एक है केक, ऑप्शन सेकंड है मेकअप मटेरियल, ऑप्शन थर्ड है क्रॉकरी एंड ऑप्शन फोर्थ है बेकिंग पाउडर। तो जैसे ही पैनकेक की बात आएगी, अगर कोई लड़का पढ़ा नहीं होगा, रेगुलर स्कूल नहीं जाएगा, तो जाहिर सी बात है वो पहला ऑप्शन मारेगा केक, क्योंकि इसमें एक वर्ड आया है केक, तो पैन केक, इसलिए वो केक मारेगा। लेकिन इसका राइट आंसर होगा सेकंड, यानी मेकअप मटेरियल, यानी कि सौंदर्य प्रसाधन। क्वेश्चन नंबर 26 देख लेते हैं क्या है, हु हैज रिटन द नॉवेल द नेम ऑफ द रोज। अब ये पूछा जा रहा, एक डायरेक्ट क्वेश्चन है कि किसने एक नॉवेल जिसका नाम है द नेम ऑफ द रोज लिखी। तो आपके ऑप्शन है ए क्रिस्टोफर, ऑप्शन सेकंड है मुकुंद एंड ऑप्शन थर्ड है अम्बर्टो इको एंड ऑप्शन फोर्थ है लुइस कैरोल। तो इसका राइट आंसर होगा अम्बर्टो इको। अम्बर्टो इको ने द नेम ऑफ द रोज नाम की एक नॉवेल लिखी। क्वेश्चन नंबर 22 क्या है, विच गेम आर सोफी एंड हर फैमिली फैंस ऑफ। यानी इसमें से जो चार गेम्स हैं, इसमें से सोफी और उसकी पूरी फैमिली कौन सा गेम बहुत ज्यादा पसंद करते थे। तो आपके ऑप्शन है क्रिकेट, ऑप्शन सेकंड है बैडमिंटन, ऑप्शन थर्ड है वॉलीबॉल एंड ऑप्शन फोर्थ है फुटबॉल। तो सोफी और उसकी पूरी फैमिली जो है, ऑप्शन फोर्थ जो है फुटबॉल, यानी वो फुटबॉल को बहुत पसंद करते थे, उनका फेवरेट गेम था और उसके बहुत बड़े फैन थे। क्वेश्चन नंबर 28 देख लेते हैं क्या है, विच कंट्री डिड डैनी प्ले फॉर। डैनी जो है किस कंट्री के लिए खेलता था। ये सीधा सिंपल क्वेश्चन है। आपके चार कंट्री के नाम हैं। पहला कंट्री है नीदरलैंड, सेकंड न्यूजीलैंड, थर्ड स्विट्जरलैंड एंड फोर्थ आयरलैंड। तो डैनी जो है एक फेमस फुटबॉलर था जो कि आयरलैंड के लिए खेलता था, तो इसका राइट आंसर होगा फोर आयरलैंड। क्वेश्चन नंबर 29 क्या है, हु इज द टाइगर किंग। एक बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, अब इससे आसान क्वेश्चन कभी पूछ नहीं सकता है। मुझे लगता है कि
ये एमसीक्यू क्यू का शुरुआती दौर था जिसमें इस तरह के बहुत इजी क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो ये पूछा जा रहा है कि टाइगर किंग इसमें से कौन है। तो ऑप्शन ए है द महाराजा ऑफ प्रतिबंधपुरम, ऑप्शन सेकंड द महाराजा ऑफ शांतिपुरम, ऑप्शन थर्ड है द महाराजा ऑफ शक्तिपुरम एंड ऑप्शन फोर्थ है नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो टाइगर किंग एक्चुअली जो है द महाराजा ऑफ प्रतिबंधपुरम के थे। नंबर 30 देख लेते हैं। इन विच आवर वॉज द प्रिंस द टाइगर किंग बॉर्न। अब ये पूछा जा रहा कि किस ग्रह नक्षत्र में द टाइगर किंग बॉर्न हुआ था यानी पैदा हुआ था। तो ऑप्शन आपके हैं, फर्स्ट है इन द आवर ऑफ बुल, सेकंड है इन द आवर ऑफ द टाइगर एंड थर्ड है इन द आवर ऑफ द लायन एंड फोर्थ है इन द आवर ऑफ द हॉर्स। तो इसमें राइट आंसर होगा फर्स्ट यानी इन द आवर ऑफ द बुल। तो प्रिंस किंग जो है या द टाइगर किंग जो जब वो प्रिंस थे, जब पैदा हुए थे, तो वो कौन सा क्षण था या समय था, इन द आवर ऑफ द बुल, ये राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 31 क्या है, हु हैड सेंट द फर्स्ट डे कवर। अब ये फर्स्ट डे कवर जो है अगर आप पढ़े होंगे तो ये थर्ड लेवल की बात हो रही है, द चैप्टर है इसमें। फर्स्ट डे कवर किसने भेजा था, सेंड किया था। तो आपके ऑप्शन है चार्लीज फादर, सेकंड ऑप्शन है चार्लीज अंकल, थर्ड ऑप्शन है सैम्स फादर एंड फोर्थ ऑप्शन है सैम। तो इसमें से इसका राइट आंसर होगा सैम, यानी ऑप्शन 4 जो है आपका राइट आंसर, जिन्होंने फर्स्ट डे कवर को सेंड किया था यानी भेजा था। क्वेश्चन नंबर 32 देख लेते हैं क्या है, हु वाज सैम इन द थर्ड लेवल। अब ये पूछा जा रहा है थर्ड लेवल में सैम कौन है इसमें से। तो ऑप्शन है आपके है ए डॉक्टर, ऑप्शन सेकंड है ए साइकियाट्रिस्ट एंड अ फ्रेंड ऑफ चार्ली एंड ऑप्शन थर्ड है अ टीचर एंड ऑप्शन फोर्थ है नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो सैम जो है एक्चुअली थर्ड लेवल चैप्टर में एक साइकेट्रिस्ट और फ्रेंड ऑफ चार्ली था, यानी कि वो साइकेट्रिस्ट भी था और चार्ली का दोस्त था। चार्ली जो है इस चैप्टर का प्रोटैगनिस्ट है, यानी कि मुख्य पात्र है, और ये सैम जो है उसका दोस्त था, जो कि उसने फर्स्ट डे कवर को भेजा भी था चार्ली को। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 33 क्या है, हाउ मेनी टाइम्स जोन्स डिड तिसानी दोषी क्रॉस। अब तिसानी दोषी जो है जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ जो है ये चैप्टर है, उससे ये क्वेश्चन लिया गया है। ये पूछा जा रहा तिसानी दोषी जब वो जा रही थी अंटार्कटिका की जर्नी पे, तो यहाँ पे उन्होंने कितने टाइम जोन्स को पार किया था। आपके ऑप्शन है 2, सेकंड ऑप्शन है 4, थर्ड ऑप्शन है 8 एंड फोर्थ ऑप्शन है 9। तो इसका राइट आंसर होगा फोर्थ ऑप्शन 9 टाइम जोन। देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 34 क्या कह रहा है, विच प्रोग्राम वाज हेडेड बाय कैनेडियन जॉब ग्रीन। अब यहाँ पे कैनेडियन जो थे एक जॉब ग्रीन, उन्होंने कौन सा प्रोग्राम चलाया था या किस प्रोग्राम को वो चला रहे थे। आपको उस प्रोग्राम का नाम क्या है। तो ऑप्शन फर्स्ट है स्टूडेंट्स ऑन आइस, ऑप्शन सेकंड है स्टूडेंट्स ऑन सी, ऑप्शन थर्ड है सेलिब्रिटीज ऑन आइस एंड ऑप्शन फोर्थ है सेलिब्रिटीज ऑन सी। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, यानी कि स्टूडेंट्स ऑन आईएएस। ये जॉब ग्रीन के द्वारा चलाया गया प्रोग्राम था। हु वाज डॉक्टर सदाव, यहाँ पे पूछ रहा है कि डॉक्टर सदाव कौन है। ऑप्शन एक है जापानीज डॉक्टर, ऑप्शन सेकंड है एन अमेरिकन डॉक्टर, ऑप्शन थर्ड है जर्मन डॉक्टर एंड ऑप्शन फोर्थ है एन इंडियन डॉक्टर। तो जिसने भी चैप्टर को पढ़ा होगा द एनिमी, वो समझ जाएगा तुरंत ही ऑप्शन फर्स्ट को सही लगाएगा, यानी ऑप्शन फर्स्ट को ही वो चूज करेगा। तो आपका राइट आंसर है एक जापानीज डॉक्टर। डॉक्टर सदाओ जो है एक जापानीज डॉक्टर थे। तो सदाओ नाम से कम गेस कर सकते हैं बच्चे कि ये जो है एक जापानीज डॉक्टर ही होगा। क्वेश्चन नंबर 36 देख लेते हैं क्या है, टू whom डिड रॉजर स्कंक गो विथ हिज प्रॉब्लम। यानी कि रॉजर स्कंक जो है अपनी प्रॉब्लम किसके साथ वो अपनी प्रॉब्लम को शेयर करते हैं, एक तरह से कह लीजिए। तो वो आपका ऑप्शन क्या है, वाइज ओल्ड आउल, ऑप्शन सेकंड है विजार्ड एंड ऑप्शन थर्ड है रॉजर स्क्वायरल एंड ऑप्शन फोर्थ है रॉजर चिपमंक। तो इसका राइट आंसर होगा वाइज ओल्ड आउल। क्वेश्चन नंबर 37 क्या है, वेयर डिड रॉजर स्कंक फाइंड द रेस्ट 3 पेनीज। यानी बचे हुए जो 3 पेनीज है, पेनीज मतलब पैसे का जो सबसे मिनिमम भाग कह लीजिए, उसको हम पेनीज बोलते हैं, जैसे सिक्के, उसको समझ लीजिए। तो आपके ऑप्शन है फ्रॉम अ मैजिक पॉन्ड एंड ऑप्शन सेकंड है फ्रॉम ए मैजिक रिवर एंड ऑप्शन थर्ड है फ्रॉम ए मैजिक ट्री एंड ऑप्शन फोर्थ है फ्रॉम ए मैजिक वेल। तो इसका राइट आंसर होगा फ्रॉम ए मैजिक वेल, ऑप्शन फोर्थ इसका राइट आंसर। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 38, हाउ ओल्ड इज डेरी। अब यहाँ पे डेरी की बात हो रही है, एक कैरेक्टर है जिससे पूछा जा रहा है डेरी की उम्र क्या है। बहुत ही सीधा सा क्वेश्चन है। ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन है 11 ईयर्स, सेकंड ऑप्शन है 12 ईयर्स, थर्ड ऑप्शन है 13 ईयर्स एंड फोर्थ ऑप्शन है 14 ईयर्स। तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 38 का राइट आंसर होगा 4 ऑप्शन, यानी कि 14 ईयर्स। तो डेरी की एज क्या है, 14 ईयर्स। क्वेश्चन नंबर 39 क्या है, व्हाट डिड मिस्टर लैम मेक ऑफ एप्पल्स। अब मिस्टर लैम जो हैं, जो एक गार्डनिंग करते हैं एप्पल्स की, एक तरह से वो गार्डनिंग भी करते हैं, उनके गार्डन में एप्पल्स के पेड़ हैं, जिससे वो क्या बनाते हैं।
तो आपके ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन है पिकल्स, सेकंड ऑप्शन है जैम, थर्ड ऑप्शन है जेली एंड फोर्थ ऑप्शन है रोस्टेड एप्पल्स। तो इसका राइट आंसर होगा थर्ड यानी जेली। मिस्टर लैम जो है एप्पल से जेली बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 और एमसीक्यू का लास्ट क्वेश्चन है, यानी इस 2023 में पूछा गया जो 40 क्वेश्चन पूछे गए थे उसका ये लास्ट क्वेश्चन है। तो इसमें पूछा जा रहा है कि हु वाज अनान, अनान कौन था। यहाँ पे ऑप्शन आपके हैं बामास फ्रेंड, सेकंड ऑप्शन है बामास फादर, थर्ड ऑप्शन है बामास अंकल एंड फोर्थ ऑप्शन है बामास एल्डर ब्रदर। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा बामास एल्डर ब्रदर। अनान जो है बामा का बड़ा भाई है। तो ये 40 क्वेश्चन एमसीक्यूज जो कि 2023 में जैक के बोर्ड क्वेश्चंस में, बोर्ड पेपर में पूछे गए थे और मैंने इसको सॉल्व किया, जो कि आप सॉल्व देख चुके होंगे। बट आई होप कि जब आप चीज़ों को यूट्यूब के माध्यम से देखते हैं तो कुछ चीज़ें और आसान हो जाती हैं, और चीज़ों को मैंने थोड़ा सा डिस्क्राइब कर भी किया, और आई होप कि चीज़ें आपको समझ में आएंगी। और